तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, आज है मंगलवार 2 फरवरी 2021 और आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का पहला सेशन है। एक सेशन हमारा हो चुका है, दूसरा सेशन है ये, जहाँ से हम आधुनिक भारत के इतिहास के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तीनों किताबों के बारे में, किरण पब्लिकेशन आधुनिक भारत के इतिहास के लिए एस्टन, जिसमें यशपाल अलका मेहता ने जो किताब लिखी है वो, और हमारी और आप सबकी फेवरेट जो किताब है आधुनिक भारत के इतिहास में विपिन चंद्रा जी की, वो, इन तीन किताबों के यूज के लिए मैंने आपको बताया हुआ था। दोस्तों, जो आधुनिक भारत के इतिहास का आगाज है वो तीनों पुस्तकों में अलग अलग टाइटल से दिया हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि मैं कौन से विषय पर बोलूं, कौन से विषय पर बात करूं, कौन से विषय को आधार बनाऊं, कौन सा टाइटल जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो आपकी जो विपिन चंद्रा जी की किताब है, इसमें इन्होंने जो कि जिस हिसाब से किताब को लिखा है, तो इनकी किताब का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है 18वीं सदी में भारत में राज्य और साम्राज्य। यानी कि 18th सेंचुरी में इन्होंने भारत के राज्यों और साथ में जो समाज है, राज्य और समाज, तो राज्य के साथ साथ में इन्होंने समाज के ऊपर चैप्टर को टाइटल बना करके इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे एस चंद पब्लिकेशन की, तो उन्होंने जो चैप्टर बनाया है, इनके चैप्टर का टाइटल है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। यानी कि इन्होंने बताया है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर उसके बाद में उसका विघटन कैसे हुआ। इस टाइटल से इन्होंने चैप्टर बनाया है। लेकिन जो मुझे चैप्टर का टाइटल जो सबसे ज्यादा सुस्पष्ट, सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो था किरण पब्लिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो मुझे ये टाइटल सबसे ज्यादा सुसंगत लगा, क्योंकि मैं आपको इन्हीं दोनों टाइटल्स के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूं। एक तो मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, दूसरा स्वायत्त राज्यों के उदय के बारे में। तो अब आप यहां पर यह सबसे पहले सोच रहे होंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन में हमें क्या पढ़ना है, फिर आप सोच रहे होंगे कि हमें स्वायत्त राज्यों के उदय में क्या पढ़ना है। तो पहले टाइटल पे चर्चा करते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखिए, जब 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके बाद में भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे कहीं पर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तरकालीन मुगल काल शुरू कहां से होता है, भाई जैसे आप मान लीजिए कभी भी किसी के साथ इंटरव्यू में हैं या मेंस में अपनी बात लिख रहे हैं या किसी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो वहां पर अगर ये चर्चा आती है, आप कहते हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में, तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर देता है कि आप उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का शुरुआत जो है वो कहां से समझते हैं, या लेटर मुगल काल आपके हिसाब से कहां से स्टार्ट होता है, तो जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उस औरंगजेब की डेथ के बाद से जो इंपरर बैठेगा गद्दी पर आकर के, वहां से हम लेटर मुगल काल को उसको गिनना वहां पर से शुरू कर देंगे। तो याद रखिएगा कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद में जो मुगल साम्राज्य का पतन होता है, उसके कई कारण हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे कुछ पहले कारण बताता हूं, फिर बताता हूं गद्दी पर कौन बैठा उसके औरंगजेब के बाद में। पहले बताता हूं कि औरंगजेब के बाद में पतन होने के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, औरंगजेब के मृत्यु के बाद में पतन का सबसे पहला कारण तो यह था कि औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों में इतना ज्यादा धन नष्ट कर दिया था और दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। यानी कि दोस्तों, जो औरंगजेब साहब थे, इनकी जब डेथ हुई है उसके पहले ये जाकर के बराबर कहां पर लड़ रहे थे ये दक्कन में। दक्कन का मतलब हो गया आपका एक तरीके से मध्य और दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि इनकी जो डेथ हुई है वो भी अहमदनगर में हुई है। तो जो आपका समझ लीजिए कि दिल्ली का जो सुल्तान था, उसकी जो डेथ हुई है वो भी अहमदनगर बरार वाले एरिया में आपकी हुई है। वर्तमान में कर्नाटक महाराष्ट्र के रीजन में जो आपका आता है, वहां पर जाकर के इनकी डेथ हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे, वहां पर इनका इतना ज्यादा धन का भी तो वह हुआ ही हुआ है, और इतना लंबा अभियान चल रहा था वो दक्कन वाला, कि ये पूरी तरीके से दिल्ली और उत्तर भारत की तरफ ज्यादा खास ध्यान ये वहां पर नहीं दे पाए थे। दूसरा कारण क्या रहा कि औरंगजेब ने अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया और उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिली जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। दूसरी रीजन क्या रहा दोस्तों, कि औरंगजेब जो था वो आप सभी लोग जानते हैं, वो थोड़ा सा जो है रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था। ऐसे में क्या हुआ
कि जो अभी तक जैसे अकबर ने जो सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, तो उनका क्या था कि उनके जो तालमेल थे राजपूतों के साथ में वो बढ़िया चल रहे थे। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि राजा मान सिंह उनके जो है सेनापति हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में। तो उनका क्या होता था कि उनको राजपूतों की बहुत ज्यादा मदद मिल जाती थी। और मुझे कहने में ये कोई हर्ज नहीं है कि मुगलों के अगर सैन्य अभियानों की आप गहन तरीके से अकबर के सैन्य अभियानों की खासतौर से विवेचना करेंगे, तो आप पाएंगे कि उनमें भारतीय राजपूतों का बहुत बड़ा हाथ है। जो राजपूतों से उनको मदद मिलती थी उससे बहुत बड़ा उनको फायदा मिला। तमाम सारी टेक्नोलॉजीज में तो फायदा मिलता ही मिलता था, साथ साथ में उनको उन चीजों का भी फायदा मिलता था जो वो लोकेलिटी के बारे में जानते थे। लेकिन औरंगजेब की इतनी ऑर्थोडॉक्स नीति थी कि राजपूत जो है इनसे धीरे धीरे करके क्या होते चले गए, रुष्ट होते चले गए। इसीलिए इनको राजपूतों की भी मदद मिलनी आखिरी में बंद हो गई। तीसरा रीजन क्या रहा कि मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता प्रभाव और उनकी शासक की निर्माता छवि भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रही है। ठीक है। दूसरे क्या हुआ कि जैसे जैसे करके समय बीतता गया, तो जो उमरा वर्ग था उसका प्रभाव धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। और वो जो है एक तरीके से धीरे धीरे करके क्या करने लगे, साम्राज्य निर्माता में उनकी भी भूमिका काफी ज्यादा अहम होने लगी। ऐसे में अब राजा सिर्फ अपने बाहुबल के आधार पर नहीं डिसाइड हो रहा था, अब उमरा वर्ग भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरफियर कर रहा था। चौथा कारण यह हो गया, तीसरा कारण होगा, चौथा कारण यह हो गया कि विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। दूसरी चीज दोस्तों क्या रही यहां पे, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था। अगर आप मैप में देखेंगे कभी, तो पूरा उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण के कुछ हिस्सों तक छोड़ देंगे, उधर बंगाल तक चले जाएंगे, तो मुगल साम्राज्य आपको बहुत बड़े हिस्से में नजर आएगा। और इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए अगर एक महत्वपूर्ण मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं होगी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े शासन तंत्र को संभाल पाना आसान होगा। तो वही कारण रहा कि इतने बड़े मुगल प्रशासन तंत्र को जब केंद्रीय सत्ता धीरे धीरे करके कमजोर होने लगी, तो अन्य अन्य काफी सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपना सिर ऊपर उठाने लगे। इसीलिए मैंने टाइटल दिया कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। क्योंकि आप इनको, मैंने इसीलिए इनको अलग अलग नहीं किया, तथा मैंने इनको और में जोड़ा, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ पैरेलली होंगी। जैसे जैसे इसका पतन होता जाएगा वैसे वैसे उनका उदय होता जाएगा। ऐसा कोई जगह आपको नहीं मिलेगी कि एक दिन इनका ऐसे पतन हो गया इनका ऐसे उदय होगा, नहीं, इनका ऐसे ऐसे पतन होता जाएगा इनका ऐसे ऐसे उदय होता जाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। आगे क्या होता है, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया लगाकर मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दिया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच गया। तो दोस्तों एक चीज ये भी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनको क्या हुआ कि जब औरंगजेब साहब को क्या हुआ कि जब इनका विनाश आने लगा, जब मुगल काल का विनाश आने लगा, तो इनकी बुद्धि भी विपरीत काम करने लगी। भाई इनके पिताजी के बाद इनके बाबा के बाद में इनके पर बाबा भाई अकबर, ठीक है, इसके बाद में आपका जहांगीर, ठीक है, उसके बाद में आपका शाहजहां, ये तीनों लोग जो थे वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपना रहे थे। अच्छा खासा चल रहा था, जब दाल रोटी चल रही थी तो उसमें ज्यादा उथल पुथल मचाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वही कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो ये जब होते हैं, क्या होते हैं कि ये जब आते हैं तो इनको पता नहीं किस चीज की वो रहती है, तलब रहती है कि ये आकर के उस पूरी नीति को ही पलट देते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप अपने पुरखों से सीख नहीं लेंगे तो आपका विनाश तो निश्चित ही है। तो इन्होंने अपने पुरखों के ये जस्ट अपोजिट चले गए। जो अच्छा खासा इनका चल रहा था उसको इन्होंने समटिया मेट कर दिया। क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य था, जैसे कहते हैं ना, माने कि जब हाथी को अगर वो गिरा भी ले जाते हैं, शेर कभी भी उसको गिरा भी ले जाता है, फिर भी वो काफी देर तक पावरफुल रहता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है। उसी तरीके से इनका साम्राज्य इतना बड़ा था तो उसको ढहने में भी काफी टाइम लग गया। मतलब कि इनका साम्राज्य था, कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हाथी मर जाए फिर भी 1.25 लाख का। तो वही सिचुएशन थी कि इनकी सिचुएशन तो कमजोर हुई, लेकिन इनका लेटर मुगल काल में भी आपको बहुत सम्राट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1707 में जब ये मरे उसके बाद औरंगजेब के समय से ही समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे सम्राट आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके अंततोगत्तो आकर के वो अंग्रेजों के समय में, फिर बहादुर शाह द्वितीय जफर के बाद में, तब सारी चीजें समाप्त होगी। उसमें काफी समय आपको आते आते लगेगा। दूसरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बट इट इज नॉट द सॉरी
मेन रीजंस, बिकॉज ये जब लेटर मुगल काल में आते हैं और ये बहुत बाद की सिचुएशन होती है, उनको आप उतना उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसका मूल कहीं और है, पतन कहीं और से शुरू हुआ था। वही कहते हैं ना, अगर कीड़ा जो है वो जड़ से लग जाए तो पत्तियों का दोष देना कि पत्तियां पेड़ में कम थी इसलिए जल्दी वो झड़ गया या मर गया, जल्दी पेड़ सूख गया, तो उसको सही तरीके से हम नहीं ठहरा सकते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। कैन यू बिलीव दैट कि इन 52 ईयर्स 8 इंपरर दिल्ली की गद्दी ने देखे हुए हैं औरंगजेब के बाद में। जब औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद में 52 सालों में 8 इंपरर बैठेंगे। आपको उन्हीं 8 इंपरर्स के बारे में पढ़ना है। 8 में से कम 4 को आज मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उनके साथ में इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या घटी वो मैं आपको बताऊंगा, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके पुत्रों मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो औरंगजेब के 3 बेटे थे, एक का नाम था मुअज्जम, एक का नाम था मोहम्मद आजम और एक का नाम था काम बख्श। ठीक है, तो मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श, इन तीनों लोगों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, कहते तो यह है कि औरंगजेब की लाश कई दिन तक बिना दफनाए ही पड़ी रही और मुअज्जम के बीच में और काम बख्श के बीच में और हमारा जो ये आजम थे इनके बीच में युद्ध ही चलते रहा। उसके बाद में क्या हुआ, औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी उसका पुत्र शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। अकबर को तो पहले ही मार दिया गया था जो औरंगजेब की नीतियों का विरोध कर रहा था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के समय में मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर के 21 प्रांत थे। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले कि जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तब मुगल साम्राज्य में कुल मिलाकर कितने प्रांत हुआ करते थे, तो उस समय में 21 प्रांत थे जब डेथ हुई थी औरंगजेब की। ठीक है, जिसमें से मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। क्रम से याद होना चाहिए, कोई हिला वाली नहीं, ना ना बिल्कुल क्रम से। इसमें से मुअज्जम काबुल में था, मुअज्जम काबुल में था, आजम गुजरात में था और कामबख्श बीजापुर में था। ठीक है, इसको लोग अलग अलग ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कर सके, जैसे कि मुअज्जम और काबुल में आप मकान बना सकते हैं। ठीक है, कि मुअज्जम काबुल में था, फिर आजम और गुजरात में था, इसको आप आग बना सकते हैं ट्रिक में, और कामबख्श बीजापुर में था, इसको आप कब ट्रिक बना सकते हैं कि कामबख्श बीजापुर में था। लेकिन ये ट्रिक तब काम करेंगे जब आप इसको बहुत गहन अध्ययन करके पढ़ चुके होंगे, तब आपको ये ट्रिक काम करेगी। अगर आप सोचो कि बिना पढ़े हम ये ट्रिक से याद कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मुअज्जम काबुल में था, आजम गुजरात में था और कामबख्श बीजापुर में था। ठीक है, मुअज्जम जो था वो काबुल में था, कामबख्श जो आपका था वो गुजरात में था, और जो आजम जो थे वो गुजरात में थे, और जो आपके कामबख्श थे वो बीजापुर में थे। तो ये 3 इनके बेटे थे। ये तीनों बेटे अलग अलग जगह पर उस समय में क्या थे, सूबेदार के पद पर थे। जाजों में जून 1707 को लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त कर मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकार के मार्ग को प्रशस्त किया और 1707 ईस्वी में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। मैं जान रहा था आप लोग इतनी देर से यही सोच रहे होंगे कि मुअज्जम तो आज तक नाम का कोई राजा बैठा नहीं, तो आप कैसे ये मुअज्जम कौन कर रहे हैं। दरअसल जो मुअज्जम गद्दी पर बैठा था वो बैठा था बहादुर शाह के नाम से, प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जिसको जाना जाता है वो है आपका मुअज्जम। कई बार यही सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो उसमें आपको मुअज्जम भी ऑप्शन में होगा, उसमें आपको कामबख्श भी ऑप्शन में होगा, उसमें आपको आजम भी ऑप्शन में होगा। तो आप याद रखिएगा मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम की नाम से जो है वो गद्दी पर बैठा। अब बहादुर शाह प्रथम को आपको पढ़ना है, इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो मैं आपको बताता हूं, वहीं से सवाल पूछा जाता है। देखिए, बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर के 1712 के बीच में गद्दी पर बैठे। ये कब से कब तक गद्दी पर बैठे, तो ये 1707 से लेकर के 1712 तक ये गद्दी पर बैठे, यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 5 साल के आसपास इनका शासनकाल रहा। अच्छा, जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो ये 65 ईयर का एक सम्राट बना, यानी कि 65 साल का था। 65 साल आप समझ सकते हैं एक ठीक ठाक एज हो जाती है। हालांकि उस समय के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो लोग इस समय में भी बहुत मजबूत होते थे, लेकिन फिर भी 65 साल एक काफी ज्यादा उम्र आप मान सकते हैं। इस वजह से ये काफी शांतिप्रिय टाइप का हो गया था और मिलनसार स्वभाव का हो गया था, इसलिए इसका दरबार में अधिकांश गुटों से इसका समन्वय जो है बैठ गया, क्योंकि काफी उम्र दराज था तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, इसलिए इसने सबके साथ में काफी हद तक ठीक ठाक जो अपना रिलेशन था वो डेवलप कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया मुअज्जम ने, जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा हुआ था। अब क्या हुआ,
ये दिमाग लगा ले गया था, ये देख गया था कि अब्बू कैसे कांड करके गए हैं, यानी कि औरंगजेब साहब कैसे कांड करके गए। इसने क्या किया, इसने तुरंत कहा पहला काम करो मराठों से संधि करो। वैसे मेरी कमी यहाँ पे ये है कि मुझे पहले मराठों को आपको पढ़ा देना चाहिए था, मराठों का उदय में पढ़ा देता, तब ये पढ़ाता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन मराठा पूरा एक अलग चैप्टर ही है उसको, तो उनको मराठों को अलग एक चैप्टर में रखूंगा, लेटर मुगल काल पढ़ा दूंगा। लेटर मुगल काल के बाद में जब मैं अन्य राज्यों का उदय पढ़ाऊंगा, स्वायत्त राज्यों का उदय जो दूसरा टाइटल है, मैं वहां पे मराठों को पढ़ाना चाह रहा था। तो इसने समझ लिया भैया कि क्या करना है, तो इन्होंने अब्बू का अपने कांड देखा हुआ था, इसलिए इन्होंने तुरंत क्या किया, औरंगजेब ने जो है जो मराठों का जो संभाजी थे, संभाजी का जो पुत्र था साहू, उसको क्या किया हुआ था, मुगलों ने कैद करके रखा हुआ था। इन्होंने कहा ऐसा है कि हम मराठों और राजपूतों से भैया अच्छी दोस्ती बनाएंगे, हमें लड़ाई वड़ाई नहीं करना है। 1683 में 1683 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। 1683 में साहू के पुत्र जो था, संभाजी का जो पुत्र साहू था, इसको इन्होंने क्या किया, आजाद कर दिया। तो डेट भी पूछी जाती कई बार, कब आजाद किया और किसको आजाद किया, कई बार यह भी पूछा जाता। तो संभाजी का जो पुत्र साहू था, इसको 1683 में 1683 में आजाद कर दिया। किसने आजाद किया, मुअज्जम ने आजाद किया। और मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा था, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से यह गद्दी पर बैठा हुआ था। 65 साल का एक एज बादशाह था, मैत्रीपूर्ण नीति अपना रहा है। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो 1707 से 1712 ये गद्दी पर बैठता है। और 1712 में जो आपने सुना होगा, एक बड़े नेता होते हैं सिखों के, जिनका नाम होता है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर की जो है, इनके खिलाफ जब एक अभियान ये कर रहा होता है, उसी अभियान में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बंदा से पूर्व सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को संतुष्ट करने के लिए बादशाह ने गुरु के सम्मान में खिलात और उच्च मनसब भी प्रदान किया हुआ था। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु दोस्तों थे, उनके समय में क्या हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जी के समय में इसने उनको संतुष्ट करने के लिए मनसब और खिलात प्रदान किया था बहादुर शाह प्रथम ने। लेकिन बाद में बंदा बहादुर से इसके रिलेशन किसी वजह से खराब हो जाते हैं और उसी के खिलाफ करते हुए जो है डेथ इनकी हो जाती है। दोस्तों, सर सिडनी ओवेन है, एक प्रमुख इतिहासकार हैं आपके, जो आपका लेटर मुगल काल के बारे में लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक है। तो सर सिडनी ओवेन जी ने कहा कि ये आखिरी मुगल सम्राट ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ फ्यू वर्ड्स बोल सकते हैं, अच्छे वर्ड कह सकते हैं आप बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अब बहादुर शाह प्रथम जब 1712 में इसकी डेथ हो गई, इसके बाद में जो है जहांदार शाह जो है वो अगला बादशाह बना। हालांकि दोस्तों, खफी खां जो है वो कहते हैं कि ये राजकीय कार्यों में इतना लापरवाह था कि लोग इसको साहे बेखबर कहते थे। कई बार यह सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी छोटी परीक्षाओं में कि साहे बेखबर किसको कहा जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता था। ये उपाधि किसने दी हुई है, तो ये उपाधि खफी खां ने दी थी। ठीक है, खफी खां ने बताया कि लोग इसको साहे बेखबर जो है वो कहा करते थे, क्योंकि ये जो है अपने राजनीतिक कार्यों में काफी ज्यादा ही लापरवाह थे हमारे बहादुर शाह साहब। तो बहादुर शाह साहब की एक समरी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बहादुर शाह जो है एक तो काफी एज में गद्दी पर बैठते हैं, 65 साल की आयु में, 65 साल की आयु में गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए ये ज्यादा लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। अपने व्यवहार के साथ में राजपूतों और साथ साथ में जो है मराठों के साथ में अच्छी नीति अपनाते हैं, मैत्रीपूर्ण नीति अपनाते हैं। तो जो संभाजी का पुत्र साहू होता है, उनको 1683 में क्या कर देते हैं, ये जो है पूरी तरीके से कह देते हैं कि भाई साहब आप निकल जाइए, आप अपना जो है कर लीजिए। तो वो अपना आज़ाद करने के लिए यहाँ पर बात कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो संभाजी के पुत्र साहू को आज़ाद करने के बाद में जो औरंगजेब जजिया लगा देता है, उसकी वसूली भी ये बंद करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1683 की डेट को करेक्ट कर लीजिएगा, ये डेट नहीं होगी, यहाँ पर डेट कुछ और होगी। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार जरा सा, मुझे लग रहा है यहाँ पर 1783 होना चाहिए था, 1683 नहीं 1783 होना चाहिए था। इसके अलावा क्या करते हैं, संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आजाद करते हैं। जो जजिया कर लगा देते हैं, वो जजिया कर की जो वसूली है ये बंद कर देते हैं। बहादुर शाह के खिलाफ, बहादुर शाह जो होते हैं ये बंदा बहादुर के खिलाफ एक सैन्य अभियान में डेथ हो जाती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि कौन से मुगल बादशाह की डेथ जो है वो जो बंदा बहादुर था इनके खिलाफ एक अभियान में हुई थी, तो बहादुर शाह प्रथम की हो जाती है। ठीक है, सिडनी ओवेन कहते हैं कि ये अंतिम अच्छा बादशाह है जिसके बारे में अच्छे शब्द बोल सकते हैं। खफी खां इसको साहेब बेखबर की उपाधि दे देते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनको मनसब और खिलात प्रदान करते हैं ये। इसके अलावा जो 1712 में जब इनकी डेथ होती है, इसके बाद में अगला बादशाह जो बनता है वो जहांदार शाह बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात पूरे का पूरा बहादुर शाह प्रथम की। हालांकि अभी ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं हो रहा है,
हम चाहे तो अभी जो है यहाँ पे जहांदार शाह के बारे में भी पढ़ सकते हैं। एक बार क्लास देख लेता हूँ कितना हो गया है, टाइम कितना हो गया है। तो अभी कुछ खास समय नहीं हुआ, 19 मिनट की क्लास अभी हुई है, तो अभी थोड़ा इसको जहांदार शाह को भी ले लेते हैं। आज थोड़ा सा इनकी कम से कम भूमिका तो बना ही लेते हैं जहांदार शाह की, ताकि अगली क्लासेस जब आए तो उसमें जल्दी कवर किया जा सके। दोस्तों जहांदार शाह जो होते हैं ये 1712 से 1713 के बीच में इनका पूरा का पूरा जो कार्यकाल है वो रहता, कुल मिलाकर के यानी कि 1 साल के लिए बेचारे ये गद्दी पर बैठते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के योग्य बेटे जहांदार शाह ने अपने भाई अजीमुन शान, रफी उस शान और जहान शान की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। एक तो बड़ी बुरी परिस्थिति मुगलों में यह थी कि इनमें उत्तराधिकार का कोई खास नियम देखने को नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है, माने कि जो योग्यतम की उत्तरजीविता वाली कहानी चलती है, युद्ध होता था, जो बच जाता था वो राजा बन जाता था। इस वजह से भी मुगल साम्राज्य की न सिर्फ बेइज्जती हुई, बल्कि बाहर के लोगों को इनकी आंतरिक शक्तियों का भी और इनकी आंतरिक कमजोरियों का भी बहुत ज्यादा पता चल गया। और उसमें भी क्या होता था कि जब अलग अलग राजकुमार होते थे तो उसमें भी अलग अलग राजकुमारों के लिए गुटबाजी हो जाती थी, और गुटबाजी के बाद में फिर जो बचता था या तो वो उन गुटों को समाप्त कर देता था, या तो अगर वो उन गुटों को समाप्त नहीं कर पाता था अपने विरोधी गुटों को, तो वो लगातार उसके खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे। इस वजह से भी मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर आपको नजर आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जहांदार शाह को गद्दी मिलती है, इसमें एक बंदे की ये मदद लेते हैं, उसका नाम होता है जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान का नाम याद रखिएगा, और इसीलिए जुल्फिकार खान को बाद में ये क्या करते हैं, वजीर बना देते हैं। एक तरीके से आप कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पे बना देते हैं, अगर इनको प्रेसिडेंट माना जाए तो ये क्या करते हैं, जुल्फिकार को जो है वजीर के पद पर नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि जुल्फिकार की मदद लेते हैं ये गद्दी पाने के लिए जहांदार शाह जी। ठीक है, इसके बाद में जहांदार शाह के शासनकाल में खफी खान ने लिखा, नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। एक तरीके से कहें तो ये कटाक्ष था कि ये जो है हमेशा जो है ऑर्केस्ट्रा और डीजे पे डांस वगैरह ही किया करता था, इसके अलावा और इसने कुछ खास तौर से नहीं किया। अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी का काफी प्रभाव था। तो दोस्तों उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जो है वो उनका नाम था लाल कुंवरी, और वो लाल कुंवरी का जहांदार शाह पर काफी प्रभाव था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं परीक्षा के लिहाज से भी और ऐसे आपकी जानकारी के लिहाज से भी, जब आप जहांदार शाह के बारे में पढ़िएगा तो जहांदार शाह के समानी 2 नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक जुल्फिकार का, दूसरा लाल कुंवरी का, क्योंकि ये दोनों वहां पे मेजर पोर्शन अदा कर रहे थे। एक उनकी प्रेमिका थी, दूसरा उनका वजीर था, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन था, और ये दोनों ही मिल करके पूरा राज्य चला रहे थे। इनका इसीलिए एक ही साल चला, क्योंकि एक मदद करने वाला और एक प्रेमिका इनकी थी, वो दोनों उनके, खैर उनके चरित्र पे मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो इतिहासकार लिखते हैं अगर आप उनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इनकी वास्तविकता क्या थी। तो यहां पर यह था पूरा का पूरा, वजीर जुल्फिकार ने अपने एक चाटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। प्रॉब्लम इज देयर, देखो जो जुल्फिकार था, जुल्फिकार ने मदद करी जहांदार शाह की गद्दी पे बैठने पे। अब जुल्फिकार का एक बहुत तलवे चाटने वाला चमचा टाइप का, भक्त टाइप का था मतलब, तो वो था, उसका नाम था जो है तुम्हारा सुभग चंद्र। अब उन्होंने क्या कर रखा था, क्योंकि जुल्फिकार को कोई बहुत ज्यादा वो तो था नहीं, कोई जुल्फिकार प्रशासनिक उसका तो था नहीं, तो उसने क्या किया कि वो तलवे चाटने वाले से खुश हो गया, सुभग चंद्र को पूरा प्रशासन ही दे दिया। तो मैटर पूरा जो सॉल्व कर रहे थे वो सुभग चंद्र जी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, पूरा प्रशासकीय दायित्व तो सुभग चंद्र के पास में था। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फिकार खान ने जागीरों एवं ओहदों की अंधाधुंध बंटवारे पर रोक को लगाया ताकि पैसा कुछ कलेक्ट किया जा सके। जुल्फिकार द्वारा इजारा और भू राजस्व वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण उत्तरोत्तर मुगल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों की वृद्धि हुई। ये इजारा की प्रथा याद रखना, इजारा की प्रथा से सवाल पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा इजारा की प्रथा से सवाल। इजारा और भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिया जाना, यानी कि ये लोग क्या करते थे कि जो भू राजस्व की वसूली होती थी, जो अभी तक सरकार का काम हुआ करता था, इसका टेंडर उठा देते थे कि आप हमको इतना पैसा दे दो, उसके बाद में जाओ आप किसानों से मनमानी वसूली करो। तो यहां पर बड़े बड़े लोग क्या करते थे कि यहां पर जैसे कि कहीं पर है उसका 5 लाख रेट तय हुआ, यहां पर इन्होंने 5 लाख अपना चुका दिया, उसके बाद वहां पर किसानों से जाकर के 15 लाख 20 लाख जाकर के वसूल करते थे। इजारा और ठेके पर जो देने की प्रथा थी वो ये सिचुएशन थी। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इजारा की प्रथा की शुरुआत या विकास कहां पर हुआ, तो याद रखना बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जो जहांदार शाह होता है,
और जुल्फिकार जो होता है, जुल्फिकार का चाटुकार सुबक चंद्र होता है, गर्लफ्रेंड उसकी लाल कुंवरी होती है। इसके समय में क्या होता है कि इजारा की प्रथा का ये लोग डेवलपमेंट करते हैं। आगे बात आती है, जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो दोस्तों जहांदार शाह होता है, बहादुर शाह का उत्तराधिकारी, ये आमेर के राजा होते हैं, जो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह जिनको कहा जाता है, इनको मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। याद रखना, कभी अगर पूछ लिया जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी हुई थी, तो सवाई जयसिंह जो थे, इनको मिर्जा की उपाधि जो है वो जहांदार शाह ने दी हुई थी। दूसरा, जो मारवाड़ के राजा थे, राजा अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि इसने दी हुई थी। इसीलिए देखा होगा आपने, कहा जाता है महाराजा अजीत सिंह, तो इनको जो महाराजा की उपाधि है ये भी जहांदार शाह ने दी थी। तो दो उपाधियों को याद रखना, एक जहांदार शाह की उपाधि को आप लोग याद में बना करके रखना, दूसरा मिर्जा की उपाधि को बना करके याद में रखना। दूसरे ये भी याद रखना कि इनको बनाया कहां का था। तो देखो, जो सवाई जयसिंह थे, इनको मिर्जा की उपाधि दे करके मालवा का बनाया। तो आप मामा ट्रिक बना सकते हो कि मिर्जा राजा जयसिंह और ये कहां बने थे, मालवा के। दूसरे हमारे हैं अजीत सिंह, और इनको जो बनाया हुआ था वो बना दिया था गुजरात का सूबेदार। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया था, और जो आपका मिर्जा राजा जयसिंह थे, इनको मालवा का सूबेदार बनाया था। ये दोनों चीजें आप यहां पर याद रखना। अच्छा, एक बात ये भी याद रख लेना, जयसिंह जो थे वो आमेर के राजा थे, और जो अजीत सिंह थे वो मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा थे, इनको सूबेदार फिर गुजरात का उसने बना दिया था। जहांदार शाह के समय में मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला था कि वह इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। यह भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए, दक्कन में जो है मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार किसके समय में मिला? तो ये जो आपका जहांदार शाह होता है, जहांदार शाह के समय में ये इनको राइट मिल जाता है। आगे बात आती है, अजीमुस शान के पुत्र फारूक शेर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन पर अबदस्त करवाकर हत्या करवा दी। 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या हो गई। लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। तो दोस्तों, जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? जिसको लंपट मूर्ख कह करके लोग बुलाते थे। और सैयद बंधु मिल करके क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। सैयद बंधु मिल करके इसकी हत्या कर देते हैं। सैयद बंधुओं को नृप निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि वो देखेंगे आप, सैयद बंधुओं का बाद में आपको दिखेगा, बाद में सैयद बंधुओं की भी हत्या हो जाती है। लेकिन सैयद बंधु जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और इसके बाद में अब्दुल्ला खां और हुसैन खां जो होते हैं, ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये मिल करके फिर फारूक शेर को गद्दी पर बिठा देते हैं। तो पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर उसके बाद में फारूक शेर की बात आती है। आज हमने बहादुर शाह पढ़ा, जहांदार शाह पढ़ा। अब जहांदार शाह का आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं, फिर उसके बाद में आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखो, जहांदार शाह के समय में क्या होता है भाई, कि ये तो पहली चीज तो बहादुर शाह का उत्तराधिकारी होता है। दूसरे, जुल्फिकार खां की मदद से गद्दी पर बैठता है। जुल्फिकार खां के एक चाटुकार होता है जिसका नाम होता है सुबक चंद्र, जो पूरा प्रशासन संभालता है। इसके ऊपर जो जहांदार शाह होता है, इसके ऊपर इसकी गर्लफ्रेंड लाल कुंवरी जो होती है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे तो जो इजारा की प्रथा होती है, उसकी शुरुआत जो है इनके समय में होती है, जुल्फिकार करता है। जहांदार शाह जो होता है वो आमेर के जो राजा होते हैं आपके, उनका नाम होता है मिर्जा राजा सवाई जयसिंह, उनको मिर्जा की उपाधि देता है और मालवा का सूबेदार बनाता है। वैसे ही जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह होते हैं, इनको महाराजा की उपाधि देता है, गुजरात का सूबेदार बनाता है। इसके समय में ही मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार मिल जाता है। आज और इसके बाद में फारूक शेर जो होता है, इसकी हत्या कर दी जाती है। जहांदार शाह की हत्या कर दी जहांदार शाह की हत्या कर दी जाती है 1713 में। लोग इसको लंपट मूर्ख भी कहते थे। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु होते हैं, ये जो होते हैं, ये जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ करने में किसकी मदद करते हैं? तो फारूक शेर की मदद करते हैं। कई बार ये पूछा जाता है सवाल कि किस मुगल प्रशासक ने या प्रशासक ने अपने आप को गद्दी पर बिठाने के लिए सैयद बंधुओं की मदद ली थी? तो इसका जवाब होगा फारूक शेर। या फारूक जो सैयद बंधुओं ने किसकी मदद की थी? तो फारूक शेर की मदद की थी। हटाया किसको था? तो जहांदार शाह को हटाता है। घुमा घुमा करके 3-4 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, तीनों 4 प्रकार से समझ लीजिए। अब इसके बाद में बात आएगी फारूक शेर की, फिर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही आप देखोगे नादिर शाह का आक्रमण होगा, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। इसके बाद में आप देखेंगे फिर नवीन स्वायत्त साम्राज्यों की बात हम लोग यहाँ पर करना जो है वो शुरू कर देंगे। शाह आलम द्वितीय के बाद में जो होगा, उसके बाद में यहाँ पर आने वाली बातों के बारे में हम जो है पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके लेटर मुगल काल, उसमें फिर नवीन राज्यों का उदय की बात आएगी पूरा का पूरा। फिर यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन हम यहाँ पर दिखाएंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर दिखाएंगे। और फिर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रभाव के साथ में हम ब्रिटिश काल की ओर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यानी कि आज हमने जितना देख लिया है, अब इसके फारूक शेर के बाद में मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद में नादिर शाह का आक्रमण, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय,
और शाह आलम द्वितीय के बाद में कुल मिलाकर के फिर रफ़ी-उज़-जात, रफ़ी-उज़-दौला, नेक्स्ट ईयर, फ़र्रुख-सियर, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, इसके बाद में ये कुल मिलाकर के ऐसे-ऐसे बढ़ते चले आएंगे। फिर उसके बाद में आखिरी में जो आपका बात आएगी वो तो जो बहादुर शाह द्वितीय जफर के बाद में आएगी, तो वहाँ पे शाह आलम द्वितीय से लेकर के सारी चीज़ों के बारे में से लेटर मुगल काल का एंड हो जाएगा। तो अभी मुगल साम्राज्य के 2 लेटर हमने औरंगजेब के बाद में 2 के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में अब जो जहांदार शाह हमने पढ़ लिया है, जहांदार शाह के बाद में हमने जो है बहादुर शाह भी पढ़ लिया, बहादुर शाह पढ़ लिया, जहांदार शाह पढ़ लिया, कल फारूक शेर के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी किताब आधुनिक भारत की अवेलेबल है, उस किताब को आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिए, और उसको देखने के बाद में आप क्या करिए कि नोट्स इसके बना लीजिए जैसे मैंने बताया है आपको, और थोड़ा समझ भी लीजिए कि लेटर मुगल काल जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या रहा। कारण के बाद से फिर बहादुर शाह पढ़ लीजिए, फिर जहांदार शाह पढ़ लीजिए, कल फारूक शेर पढ़ेंगे, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। शाम को 8 बजे आपकी क्लास होनी है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा।